चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर का हाफ पोर्शन है। पहले तो इसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। बोर्ड्स में अगर आप देखते हो तो ये 2 से 3 नंबर का बोर्ड्स में आ सकता है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो इससे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इससे चैप्टर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कितना उस पर कितना फोकस हमारा होना चाहिए मार्क्स के हिसाब से। तो जेई नीट में भी हार्डली एक क्वेश्चन कंट्रीब्यूट कर सकता है और बोर्ड्स में ये 2 से 3 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम लोग इसको नेक्स्ट वीक तक इसको फिनिश करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को। अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बहुत ही सिंपल चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं आज। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, सिंपल कैपेसिटेंस जो वर्ड डिराइव होता है, वो वर्ड डिराइव होता है कुछ यहां से, कैपेसिटी से। कैपेसिटी क्या, किस चीज की कैपेसिटी? तो एक कंडक्टर की एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी को कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कई बुक्स में ये लिखा रहेगा चार्ज को स्टोर करने की, नहीं, हम बात करते हैं इट इज एन एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर एनर्जी। तो ये एनर्जी स्टोर करने की किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। लेकिन ये डेफिनेशन इतना सिंपल नहीं है। इस डेफिनेशन को थोड़ा हम लोग और वाइड करते हैं और यहीं से शुरू होता है अपना इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर। हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर को देखते हैं और उसके वजह से कैसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को समझेंगे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा ये पहला जो टॉपिक इस चैप्टर में आता है वो आता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ड्यू टू आइसोलेटेड कंडक्टर। देखते हैं। मैं हेडिंग नाम लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ड्यू टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर, मैं एक सिंपल एक कंडक्टर को कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया है, कोई भी साइज है मुझे मतलब नहीं है। इस कंडक्टर में क्या है, कुछ चार्ज है। तो इतने दिनों तक पढ़ने के बाद हम कुछ चीजों को लेके बहुत ही क्लियर है, क्या स्टोर करेगा क्या नहीं करेगा बात की बात है। पहले मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि इतना चीज आप समझ चुके हो कि अगर इस कंडक्टर में अगर आप चार्ज को और इंसर्ट करोगे तो इस सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो भी और इंक्रीज करेगा। बहुत क्लियर है क्या? एज वी इंक्रीज द चार्ज ऑन द कंडक्टर, तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज विल ऑल्सो इंक्रीज। यानी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि Q ऑन द कंडक्टर सप्लाई टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कह सकते हैं क्या? एकदम सिंपल सी बात है। मैंने एक कंडक्टर लिया और मैं कंडक्टर को चार्ज दे रहा हूं, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टर पे आपका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सिंपल। अब इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट आना चाहते थे। कितना कांस्टेंट होगा? तो हम यहीं पे एक कांस्टेंट लेके आते हैं, दैट वाज सी वी। ठीक है, इस सी को हमने नाम दिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस। एक आइसोलेटेड का मतलब सिंगल कंडक्टर के लिए ऐसी हालत है, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल का राइज करेगा। ठीक है, Q इज इक्वल टू CV आ गया। पर क्या हर मटेरियल एक ही तरह रिएक्ट करेगा चार्ज को? क्या हर मटेरियल, जो भी मटेरियल आप लोगे उसमें चार्ज बढ़ाओगे तो क्या एक ही तरह से पोटेंशियल इंक्रीज करेगा? क्या नहीं, हर मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग होता है। इसीलिए कैपेसिटेंस C जो होता है वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल और किस तरह का सरफेस आप ले रहे हो। तो C जो होता है यही डिसाइड करता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। आई थिंक किसी का आवाज किसी का तन्या
ओके चलो, तो Q इक्वल्स टू CV ये हमारे लिए खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं C की। C हमारे पास एक कांस्टेंट आया है, ठीक है। अगर साथ साथ कुछ लिख भी रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है, साथ साथ कुछ लिख रहे हो तो और अच्छा रहेगा। खैर, तो अब चलो, अब हम समझ चुके हैं कि चलो एक कोई हमने कंडक्टर अगर ले लिया, कोई अगर हमने कंडक्टर कंसीडर कर लिया, तो उस कंडक्टर में क्या होगा, कुछ Q होगा इक्वल्स टू क्या होगा, C टाइम्स V होगा। मैंने स्मॉल को कैपिटल लिखा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इससे C को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V। मैं यहां पे यूनिट बताने के लिए नहीं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं यहां पे कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्लियर करने के लिए फोकस्ड हूं। वो क्या हो सकता है, तो सिंपल कैपेसिटेंस का डेफिनेशन कहता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 यूनिट वोल्ट। यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, इस चार्ज, इसको कहते हैं हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। यानी सिंपल, अगर इस कैपेसिटेंस का डेफिनेशन कोई पूछे तो सिंपल लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज required to increase the potential of an isolated conductor by 1 वोल्ट या यूनिट वोल्ट। क्लियर है क्या, यही होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अभी तक हमने बेसिक में जब बात कर रहे थे, हमने बोला कि एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी कहते हैं, लेकिन वो डेफिनेशन एग्जाम में नहीं चल सकता। एग्जाम में डेफिनेशन आपको ये लिखना पड़ेगा, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। क्लियर है सबको, क्या सबको यहां तक क्लियर है, से यस इफ क्लियर। उसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। बेसिक एक आइसोलेटेड कंडक्टर में क्या कैपेसिटेंस होता है, मैंने सिर्फ इतना बताया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया अभी तक। एक क्वेश्चन आया है साक्षी से, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है। साक्षी, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल कंडक्टर, उसके साथ में कोई और नहीं है, ठीक है। एक सिंगल स्फेयर है, सिंगल एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर है, सिंगल प्लेट है, ठीक है, इसको कहते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो अपन हो गया अपने लिए। तो क्यों ना इस पे इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है, तो मैं एक एक करके ना सारे प्रॉपर्टी को मैं एक साथ ही में शो कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। सब लोग देखते हैं, क्लियर है। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी इस यहां पे अभी आपने पढ़ा, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। स्केलर क्वांटिटी क्यों, बिकॉज आपने सी इक्वल्स टू क्या आया, क्यू बाई वी, क्यू भी स्केलर और वी बाई वी भी स्केलर, तो ये भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। दूसरा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा फराड। याद रखिएगा, इसका यूनिट फराड। याद रखिएगा, 1 फराड आपको बहुत कम दिखेगा, हमेशा माइक्रो फराड में आपको यूनिट मिलेगा, बिकॉज 1 फराड जो कैपेसिटेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है और कहीं देखने को नहीं मिलता है। सो जनरली आपको देखोगे तो हमेशा माइक्रो फराड में ही मिलेगा सब कुछ कैपेसिटेंस, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। माइक्रो फराड का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ फराड। क्लियर है, इसको अगर यूनिट में जाते हैं तो कूलम पर वोल्ट भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्लियर है, दूसरा डायमेंशन है, आई थिंक डायमेंशन आप खुद निकाल सकते हो। थर्ड वन इज 1 फराड के बारे में बात हुई है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि आखिर ये कैपेसिटेंस जो सी आया है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला आता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। मैंने बोला कि हर कंडक्टर जो है वो एक ही तरीके से बिहेव नहीं करेगा, तो हर कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा, सी का वैल्यू होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है, एक लाइन लिखा हुआ है कि ऑन इंक्रीजिंग द साइज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
अभी समझ में नहीं भी आता है कैसे, तो आएगा आगे। अगला है सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि आइसोलेटेड कंडक्टर जो आपने लिया है उसके आसपास का रीजन क्या है, ये भी समझ में नहीं आएगा, ये भी थोड़ी देर में अभी हम अगले डेरिवेशन में समझा देंगे आपको। क्लियर है। और थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। अगर आसपास कोई न्यूट्रल कंडक्टर को आप रख देते हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। तो पहला ए और बी पॉइंट जो फोर्थ का है वो हम आज ही क्लियर कर पाएंगे, और सी पॉइंट जो होगा वो नेक्स्ट डे क्लियर हो पाएगा। क्लियर है। तो ये है मेन प्रॉपर्टीज कि कैसे कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मेनली शेप एंड साइज, सराउंडिंग मीडियम, और तीसरा जो होता है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। क्लियर है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है? मेरा क्वेश्चन है, क्या क्या कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करता है? यस और नो? फिगर फॉर्मूला देख लो। क्या कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड करेगा? साक्षी सिंह यस करना चाहिए, हर सिंह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्मूला से, गुड। अरुणिशा सिंह यस, प्रत्युष सिंह यस करता है, ऋतु सिंह नो, और साक्षी। चलो, तो पूरा अगर मैं इसको देखूं तो काफी लोग इसमें नो कहते हैं और काफी लोग इसमें यस कहते हैं। लेखा सिंह यस डिपेंड करता है एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे एकदम क्लियर कट रिमाइंडर देना चाहता हूं, ये जो सी है ना, ये कांस्टेंट है, ये ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। क्लियर है। जो C का वैल्यू है कैपेसिटेंस जो होता है, ना ही Q पे डिपेंड करेगा और ना ही V पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा। कंडक्टर के शेप एंड साइज, और दूसरा उसके आसपास का सराउंडिंग मीडियम। याद रहेगा सबको? याद रहेगा, C अपना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये ना ही चार्ज पे और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। एकदम याद रखने वाली बात है, फॉर्मूला देख के नहीं बहकना है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। एक्चुअल में Q वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और C बाद में कांस्टेंट आया था। सबको क्लियर है? ठीक है। अनुषा, मैं कह रहा हूं कि एक कंडक्टर आपने एक सिंपल सा एक कंडक्टर ले लिया है, ठीक है। अगर आप इस पे चार्ज ज्यादा दोगे, सिंपल समझो, अगर आप इस पे चार्ज ज्यादा दोगे तो इस पे पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो रेशियो में फर्क पड़ेगा क्या? कैपेसिटेंस सिर्फ चार्ज नहीं होता है, कितना ज्यादा चार्ज पर यूनिट वोल्ट स्टोर कर सकते हैं हम लोग। मैं फिर से कह रहा हूं निशा, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है कैपेसिटेंस, चार्ज कितना ज्यादा पर यूनिट वोल्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी Q बाई V। क्लियर है सबको? निशा क्लियर है? ओके। सो अभी हमारा क्लियर इतना हुआ है कि बेसिक मैंने बताया आपको कि क्या होता है कैपेसिटेंस, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक एक अगला टर्म में बाद में जो बताया जाता है, मैं अभी बताना चाहता हूं, वह सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। वहां बोलोगे इतना बड़ा टॉपिक है, तो इतना लंबा टॉपिक का नाम है, तो टॉपिक इतना बड़ा कुछ नहीं है, टॉपिक में दम नहीं है। ठीक है, मैं सिंपल सा टॉपिक है, देखते हैं। सो अभी तक हमने बार बार बात किया कि ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो कितना एनर्जी स्टोर करता है ये बात तो हमने किया ही नहीं अभी तक। हमने ये देख लिया कि चार्ज बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, उससे सी आता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। हाँ, लिख कर नोट्स में दे दूंगा,
लेकिन अभी मैं दे नहीं पाया था, इसलिए एटलीस्ट चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा आप लिख सकें। वैसे कोशिश ज्यादा समझने पे रहे। मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, ये सेल्फ एनर्जी होता क्या, इसको समझते हैं। तो आप इसमें जब चार्ज देते हो, चार्ज अगर आप इसमें दे रहे हो तो चार्ज दोगे तो इसमें पोटेंशियल तो हो जाता है, लेकिन जब और एक्स्ट्रा चार्ज देते हो तो यही पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है। यही पॉजिटिव चार्ज आपको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको इस पे चार्ज को स्टोर करने के लिए आपको बाहर से कुछ ना कुछ तो एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। मान लेते हैं कि लेट किसी वक्त पे इस कंडक्टर पे हमने चार्ज देख लिया है, वो क्या है आपका क्यू है, ठीक है। और उस वक्त उस पे पोटेंशियल भी कितना हो चुका है, वी। क्लियर है। अब हमें मान लेते हैं कि हमें इस पे dq चार्ज और प्लेस करना है, तो उसको प्लेस करने के लिए अपने को कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो कितना होगा, dq इंटू वी। आप जानते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, q इंटू वी होता है, ये होता है ना। एक dq चार्ज को v पोटेंशियल पे हमें ले आके रखना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, dq इंटू वी। हम इतना वर्क करना पड़ेगा हमें। क्लियर है। क्यू इंटू वी कहते हैं, पर हम क्यू नहीं लेके आ रहे हैं, हम डी क्यू चार्ज को प्लेस करना चाहते हैं इस पे। तो क्यू वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जो एग्जिस्टिंग चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो अच्छा वी, वी को आप लिख सकते हो क्या, वी को लिख सकते हो, अभी पढ़ा है क्यू अपॉन सी, ठीक है। क्यों ना इंटीग्रेट कर देते हैं, क्यों ना इंटीग्रेट कर देते हैं। टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, शुरुआत में मान लेते हैं चार्ज जीरो था, ठीक है। शुरुआत में चार्ज मान लेते हैं जीरो था, बाद में चार्ज मान लेते हैं फाइनल चार्ज कैपिटल क्यू था। तो आप खुद सोचो, 1/c को बाहर कर देते हैं, क्यू डी क्यू, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक इक्वल्स टू 1/c क्यू स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक। और फाइनली क्या आ गया, क्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी कहां हुआ, ये तो बाहर से किया गया वर्क है। एक्चुअल में हमने इतना वर्क हमें करना पड़ा है ताकि इस पे ये चार्ज स्टोर हो जाए। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की चार्जिंग या किसी भी बॉडी की चार्जिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, हमने इस पे बाहर से वर्क किया है, और वो कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। और यही जो बाहर से हमने वर्क किया है, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो यहां पे हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मैं यहां लिख रहा हूं, potential energy stored equals to work done upon external agent, and that is equal to, कितने लोगों को क्लियर हुआ कि अगर आप इतना चार्ज देते हो तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें आखिर में स्टोर हो गई है। क्लियर है क्या सबको, लेट्स से यस इफ क्लियर, नो अगर क्लियर नहीं है तो, बिकॉज एक बार समझ में आ गया तो फिर कभी भूलोगे नहीं। तो अभी तक हमने बात किया कि कैसे एक कंडक्टर पे चार्ज और पोटेंशियल वेरी करता है, ठीक है। आप चार्ज को बढ़ाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है। दूसरा मैंने बात किया कि एक क्यू चार्ज को एक कंडक्टर पे स्टेब्लिश करने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क जो होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला आपके पास क्लियर है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। क्लियर है, ठीक है। चलो साक्षी, आपने को बोला कांस्टेंट चार्ज, तो कांस्टेंट है, लेकिन चार्ज कांस्टेंट तो क्यू चार्ज तक पहुंचने में हमें टाइम तो लगेगा, हमें क्यू चार्ज को हमें स्टेब्लिश तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चार्ज कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं।
साक्षी डाउट है, पूछिए आप माइक को ऑन करके पूछिए, बिकॉज जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। सर हम्म सर सर मोहित सर बताए थे कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2c जब भी आएगा सर फॉर्मूला आता है, तो उसमें कांस्टेंट चार्ज पर सर ये फॉर्मूला आता है, तो किसमें सर यहाँ पे मैं कांस्टेंट चार्ज पे आता है, ठीक है ना? यस सर। मैं एग्जैक्टली मैं भी कह रहा हूं कि कांस्टेंट चार्ज तो है ही, ठीक है। आप इस कंडक्टर पे क्यू चार्ज कांस्टेंट तो कर रहे हो, समझो, वो भी गलत नहीं है कि आप कांस्टेंट कर रहे हो, पर मैं कह रहा हूं कि जब वो चार्ज आप कर रहे हो उसको, तो चार्ज देने का एक प्रोसेस तो होगा। यस सर। वो चार्ज धीरे धीरे बिल्डअप होगा, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक। यस सर। उस चार्ज के बिल्डअप में जो वर्क डन है उसकी बात हो रही है। चार्ज स्टेब्लिश हो जाने के बाद इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें फिक्स हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। चार्ज कांस्टेंट ही है उस वक्त, ठीक है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा, U इक्वल्स हमने पढ़ा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। थोड़ा और इसको करते हैं, Q इक्वल्स तो क्या लिख सकते हैं? CV। याद होगा फॉर्मूला, Q इक्वल्स हो सकता है CV। तो और क्या लिख सकते हो? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। क्लियर है? एक और फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल जी का, हाफ CV स्क्वायर। और एक और कर सकते हैं, C को हटा सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मेनली दो फॉर्मूले आपको जरूरत होते हैं, एक हाफ Q स्क्वायर बाई 2c और एक हाफ CV स्क्वायर। बोलिए, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्यों ना इस पे बेस्ड कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। उससे अपना भी फॉर्मूला, हाँ QV बाई 2 होता है प्रत्युष, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुष्का सर, यूजेस ऑफ कैपेसिटर वो बाद में बात करेंगे, वो तो हम लोग पैरेलल प्लेट वगैरह में आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। खैर, हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पे बेस्ड, थोड़े से, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है इसमें। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं इस पे, टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है अभी। चलो सब लोग ट्राई करो, बहुत सिंपल है, मुझे लगता है पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। अनुषा थोड़ा आप चेक कर ले, अनुषा क्या लिखा है मैं समझ नहीं पाया। ए का 2c अपॉन वी, प्रत्युष फर्स्ट वन इज 50 फैराड, आई थिंक सही है। साक्षी 2c अपॉन वी ये क्या है? अनिकेत 210, C इक्वल्स टू Q अपॉन V होगा 2। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया, 2c अपॉन 10। पहले का आंसर, पहले का आंसर 50 फैराड तो नहीं है, कैलकुलेशन ध्यान दो। अपने पास Q दिया हुआ है और V दिया हुआ है, C निकालना है। C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V। फर्स्ट चेक कर लो सब लोग, C इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन V। Q अपने पास 10 कूलम दिया हुआ है, कोई यूनिट का भी लोड नहीं है। वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है, 10 अपॉन 5 2। फर्स्ट क्लियर है सबको? अब अगले क्वेश्चन के लिए क्या करना है? सिर्फ याद रखना है कि चार्ज बढ़ाओ घटाओ जो करो, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा।
सॉरी, चार्ज बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं करेगा, सॉरी सॉरी। चलो जल्दी दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सब लोग देखो, इफ नाउ फर्दर 20 कूलम चार्ज इज सप्लाई टू इट, पहले 10 कूलम चार्ज था, 20 कूलम और सप्लाई कर दिया, तो अब चार्ज है 30 कूलम। कैपेसिटर आपके पास पहले से मौजूद है 2 फेराड। V नहीं निकल जाएगा, V इक्वल्स टू होता है Q अपॉन C, 30 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। सब लोग, तो काफी लोग आंसर आया 15 वोल्ट, लेकिन बाकी राशि क्लियर है 15 वोल्ट। सिल 10 वोल्ट भी आंसर, किसी ने 20 ऐड करना है, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा 15 वोल्ट। किसी को डाउट है क्या? 6 हर 60 आ रहा है आपका, चेक करें। मैं सिंपल कह रहा हूं, अनिकेत एक बार चेक कर लो, अभी 10 बोले थे आप। मैं कह रहा हूं कि पहले 10 कूलम चार्ज था, हमने कितना ऐड कर दिया 20 कूलम ऐड कर दिया, 20 प्लस 10 हो गया 30। याद रखना है कि चार्ज और पोटेंशियल चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है। पुराने लॉजिक पे आपके जाते तो चेंज हो जाता, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा 2 फेराड। ठीक है, V इक्वल्स टू हो गया Q अपॉन C। सबको क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इफ इट्स क्लियर एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला आप यूज टू हो जाओ और लैंग्वेज को खासकर। इसको देखते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भी। जल्दी आंसर चाहिए। साक्षी सिंह 5, हर्ष सिंह 5, थोड़ा चेक कर लीजिए ना। यस, ये कुछ सही लग रहा है निकेत। 5 इंटू 10⁻⁻6 वर्षा वर्षा ऋतु लेकर सबने का है। मुझे लगता है आप गलती कर रहे हो थोड़ा बहुत। अगर 5 बोल रहे हो तो वो एनर्जी में होना, हाँ वो यूनिट में होना चाहिए। आरुषि ने क्या है 5 माइक्रोजूल, सही है आरुषि ना, आपने 5 माइक्रोजूल बोला है। निकिता 5 माइक्रोजूल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा चेक करिए, क्या क्या पता है अपने को। क्यू और सी पता है अपने को, क्यू और सी पता था, क्लियर है। अपन ने क्या किया, हाफ क्यू 10⁻⁻6 है, स्क्वायर है ऊपर में, तो एक 10⁻⁻6 बाहर रह जाएगा। कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर बाई 10 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, सिंपल। हाफ इंटू एक 10⁻⁻6 बच जाएगा, और फाइनल बचेगा 5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। सो कह सकते हैं 5 माइक्रो जूल। सबको क्लियर है क्या? मोस्टली सबने आंसर सही दिया था, 5 जो लिखा था वो भी गलत है। इफ क्लियर आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ओके,
चलो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। क्वेश्चन सिंपल है, सब कुछ है इसमें। मुझे तीनों का आंसर एक साथ सॉल्व करके बताएं, नो हरी। इस क्वेश्चन से मुझे लगता है जितना भी पढ़ाया है वो सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाएगा, हो जाना चाहिए। किसी का एक आंसर आया, हर्ष। हर्ष पहले वाला में यूनिट गलत है, आप चेक करें। स्टिल अभी तक पूरा कंप्लीट आंसर मुझे मिला नहीं है। वर्षा, आपका पहले वाले का यूनिट गलत है। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए ना। श्योर। ऋतु डन, प्रत्युष डन। रूट रूट तो कुछ नहीं होना चाहिए। 1200 चेक करते हैं। थर्ड 200 एंड 1800। थर्ड में दो पार्ट हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें। हर्ष सही। हर्ष यूनिट फिर से कुछ गड़बड़ है, आप देख लो एनर्जी कहीं माइक्रो जूल में तो नहीं है। प्रगति डन। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। 30 सेकेंड्स और टाइम देता हूं, आप देख लें एक बार। रजिया, पहला सही है बिल्कुल। ओके, देखते हैं। सब जो कर चुके हो टेंशन नहीं लो। सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। क्यू अपने को पता है, वी अपने को पता है 20।
जो कहना चाहते हो कह सकते हो। पहला क्लियर है, 1 माइक्रोफेराड। फर्स्ट वाले में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। बात दूसरे ही करते हैं। दूसरे में बोल रहा है ना कि 40 माइक्रोकूलम चार्ज को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो पहले से 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसमें 40 को ऐड कर देंगे तो 40 20 कितना हो जाएगा, 60। तो कितना हो गया क्यू, सी पता है 1 माइक्रोफेराड। क्यों नहीं इसमें वोल्ट निकाल लेते हैं, वोल्ट कितना होगा, वोल्ट होता है क्यू अपॉन सी। क्यू कितना होगा, दोनों में 10 टू द पावर -6 है, कितना हो गया। चलो कितने लोग दूसरा तक, थर्ड तक, सेकंड तक क्लियर है। थर्ड सेकंड में 15 वोल्ट, हमेशा 1 ही आया था, 1 माइक्रोफेराड होगा यूनिट में, बस मैं ये कह रहा हूं। फर्स्ट और सेकंड क्लियर है क्या सबको, यस सर। फर्स्ट और सेकंड सबका क्लियर है, तो देखते हैं फिर थर्ड में बात करेंगे। मैंने बोला चार्ज 40 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया, चार्ज 60 हो गया। सी अपने को पता ही है, सी तो चेंज होना नहीं है। सूची में सेकंड वाला बता देता हूं। सेकंड वाले मैंने बोला क्वेश्चन में दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि 40 माइक्रोकूलम चार्ज इंक्रीज कर दे रहा है। किससे इंक्रीज कर रहे हैं, पहले कितना चार्ज था, तो पहले अपने पास चार्ज था, पहले अपने पास चार्ज था कुल 20, तो 40 ऐड किया 60 हो गया। सी अपने पास अभी भी निकाला है, तो V इक्वल्स टू कितना होता है, Q अपॉन C। क्लियर है, क्लियर है, Q अपॉन C, वैल्यू पुट किया 60 वोल्ट हो गया। थर्ड में दोनों केसेस में एनर्जी बताना है, बहुत सिंपल है, हाफ CV स्क्वायर होता है। पहले वाले में कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर। पहला वाला देखते हैं, फर्स्ट वाले में देखते हैं हाफ C कितना है, 10 टू द पावर -6, और वोल्टेज कितना है 20 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 400। कितना हो गया 200 माइक्रो जूल। हर सही था आपका, बस यूनिट ही गड़बड़ था, बस क्लियर है, 200 माइक्रो जूल। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है U2। U2 क्या होता है, हाफ C अपने पास कितना है, सेम है 10 टू द पावर -6, वोल्टेज कितना हो गया है 60 का होल स्क्वायर, तो 1800 हो जाएगा। चलो क्लियर हो गया सबको, देखा, क्लियर है सबको। प्रत्युष सेकंड में 600 माइक्रोजूल, अब करेक्ट करें 1800 माइक्रोजूल होगा। क्लियर है सबको, मुझे लगता है कि आप Q इक्वल टू CV, एक बेसिक चार्ज है Q CV का रिलेशनशिप, और दूसरा एनर्जी, इन दो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है, एग्जाम में आता है तो। खैर कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे थोड़ा फोकस करेंगे, ना हो आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमने बात किया आइसोलेटेड कंडक्टर्स के लिए, लेकिन हमें उसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ने चाहिए, और हम उसी में एग्जांपल आज पढ़ेंगे स्फेरिकल कंडक्टर। देखते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर में क्या होता है। तो हम बात करेंगे आज कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल, या कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। अब स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस पे बात होनी है, ठीक है। कैपेसिटेंस of a spherical conductor, देखते हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने ले लिया, इस स्फेरिकल कंडक्टर का देखते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर पे अगर मान लिया कि चार्ज है कुल Q, रेडियस है कुल क्या R, तो आप भी जानते हो कि सरफेस पे सारे चार्ज हैं, तो सरफेस का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πε0 Q अपॉन R। मानते हो सब लोग, 1/4πε0 Q अपॉन R। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस आइसोलेटेड कंडक्टर का क्यों ना हम लोग C निकालते हैं, C बोले तो कैपेसिटेंस, तो C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। Q अपॉन V हम जानते हैं, Q अपने पास है और V भी अपने पास है,
तो क्या निकाल सकते हैं? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैंसिल हो गया, और ये ऊपर में जाके क्या बन गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर का फॉर्मूला आया C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिंपल किया, वोल्ट पोटेंशियल अपने को पता था सरफेस पे, के क्यू बाई आर, या कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। C निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है, C होता है Q अपॉन V। ठीक है, Q अपॉन V अपन निकाल लिए, C की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब इससे हम लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं कि आखिर ये जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर का, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, और यही हमारा वो हमने कुछ टॉपिक्स बताए थे कि आज मैं क्लियर करूंगा। तो देखते हैं, एक स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मैं बोलूं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो पहला है रेडियस। जितना बड़ा साइज होगा कंडक्टर का, उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, और उतना ही ज्यादा एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी भी उसके पास होगी। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? क्या लार्जर द रेडियस हायर द कैपेसिटेंस, सिंपल। लार्जर द साइज हायर द कैपेसिटेंस। ये बात ऐसा नहीं है कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज में नहीं बताया था, गौर से देखते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था, आपको गौर से देखते हैं। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर जो होता है, वो सबसे पहले किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। इंक्रीजिंग द साइज, अगर कंडक्टर के साइज को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस का साइज भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? पहला पॉइंट डन। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है सराउंडिंग मीडियम। क्या इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं? यहां से क्या चेक करते हैं? ये एप्सिलॉन दिख रहा है क्या? एप्सिलॉन नॉट क्या दिखा रहा है? एप्सिलॉन नॉट दिखा रहा है कि बाहर का जो मीडियम है वो वैक्यूम है। अगर अगर बाहर का मीडियम वैक्यूम ना रह के कोई और मीडियम ले लेंगे हम लोग, तो फिर एप्सिलॉन नॉट भी चेंज हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि मीडियम पे भी डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूं, मैथमेटिकली लेके आता हूं। ठीक है, सिंपल। हम अभी तक स्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो C होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, पहला पॉइंट। अगला, इफ कंडक्टर is surrounded by a medium इसका मतलब जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर। जानते हो K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया था हमने। जब मीडियम यूज करते हैं तो मीडियम में एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाता है? K। तो क्या कह सकते हैं क्या कि कैपेसिटेंस होगा वो क्या कर जाएगा? K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या कह सकते हैं C जो मीडियम में है वो क्या हो जाएगा? K टाइम्स कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। क्लियर है क्या? मीडियम में जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम का जो कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम के कैपेसिटेंस से K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अब एक वो पॉइंट फिर से रिपीट कर लो। क्या बताया गया था कि इंक्रीजिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। आज हम उसको प्रूव भी कर लिया हमने। अभी पहले मैंने बताया था कि मैं A और B को आज क्लास में प्रूव करूंगा, वो हमने कर दिया। साइज पे डिपेंड करता है और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। क्या सबको यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? अगर समझ में आ गया होगा तो आसान होगा आगे बढ़ना। क्यों ना इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और मैं उसके बाद आज का टॉपिक यही एंड करूंगा। कल हम लोग मेन कैपेसिटर में एंटर करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स में। चलो देखते हैं।
हम्म, चलो मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बट स्टिल क्या किसी का आंसर आ रहा है? 8:1 नहीं, प्रत्युष गलत है। साक्षी करेक्ट है। अनिकेत फिर से ट्राई करो, रितु फिर से ट्राई करिए। अभिनव करेक्ट है। हर्ष सही है। साक्षी करेक्ट। श्रेया इट्स राइट। देखो सारा खेल अपना रेडियस पे ही है। अब उसको रेडियस पे तक पहुंचने के लिए हमें कुछ अलग से मेहनत करना पड़ रहा है सिर्फ। सुरुचि एक बार फिर से देख ले। 8 छोटे छोटे ड्रॉप्स से बना करके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो क्या चीज कंजर्व्ड रहेगा? कौन सी चीज ऐसी रहेगी जो कंजर्व्ड रहनी चाहिए? शुरुआत में 8 छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और अब एक बड़ा ड्रॉप बना है, कौन सी चीज कंजर्व रहेगी? आप सब बताओ चैट में। क्वेश्चन का लॉजिक क्या है? सिर्फ आंसर ये सॉल्व करने से नहीं होगा। चार्ज नहीं आरुषि, चार्ज तो होगा ही, पर चार्ज की बात ही कहां कर रहे हैं हम लोग। चलो चार्ज तो कंजर्व रहेगा। एग्जैक्टली अभिनव, वॉल्यूम विल बी कंजर्व्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगा वॉल्यूम। शुरुआत के 8 सिमिलर ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा, और यहीं से अपना लॉजिक डिफाइन होता है, और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होने की तरफ बढ़ोगे आप। मैं इस लॉजिक को लगाता हूं कि शुरुआत में जो वॉल्यूम है और बाद का वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, छोटे छोटे 8 ड्रॉप्स है। मान लेते हैं इनका रेडियस कितना है, आर है, तो एक का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? पाई आर क्यूब। और इसको ले लेते हैं हम लोग, कितने हैं ये? 8 है। टोटल इनका 8 का मिलाकर के एक बबल बना रहे हैं। 4/3 पाई कैपिटल आर ले लेते हैं एक बड़ा बबल का। आर क्यूब इक्वल्स टू आया, अगर आर की बात करें तो आ जाएगा। क्लियर है क्या? सिंपल। आर फाइनल रेडियस कितना हो गया है? इनिशियल रेडियस के क्या हो गया है? डबल हो गया है। क्लियर है? प्रत्युष वही आंसर होगा। तो अब अपन का फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला होगा C1 इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को किस, अपने को पूछ रहा है बिगर ड्रॉप टू स्मॉलर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप, सी बिगर ड्रॉप क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्मॉलर ड्रॉप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? तो C बिगर बाई C स्मॉलर कितना हो जाएगा? सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? R अपॉन R। चेक कर लो कितना है, 2/1। आंसर हो जाएगा 2:1। क्लियर है सबको? क्या सबको ये क्लियर है तो यस, अदरवाइज डाउट पूछो। और आरुषि चार्ज भी कंजर्व रहेगा, पर यहां जरूरत नहीं थी चार्ज की।
ठीक है। सो टुडे आई प्लान्ड कि आपको कैपेसिटेंस का बेसिक्स पूरा दूं कि एक कैपेसिटेंस होता क्या है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर कैसे बिहेव करता है। अब जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा आगे बेसिक जो डिफरेंट दो कंडक्टर्स को एक साथ लेके आते हैं तब कैपेसिटेंस कैसे वेरी करता है। और उसमें एक प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट था, अगर एक कंडक्टर को एक साथ में लेके आते हैं एक पास में तो कैपेसिटेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है, और इसीलिए इसी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए हम एक कंडक्टर के साथ दूसरे कंडक्टर को भी लेके आते हैं और हम लोग फाइनली कैपेसिटर बनाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बनाने के लिए हम दो कंडक्टर्स का यूज करते हैं ताकि उसकी कैपेसिटेंस और हाई हो। ये अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक तो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी मैं